की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 174 नंबर क्वेश्चन तक साइंस के क्वेश्चन कर लिए थे, सॉरी 172 तक कर लिए थे। अब चलते हैं 173 नंबर क्वेश्चन पर। तो 173 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता का समाधान है। अर्थात जब मृदा अधिक लवणीय हो जाए या फिर अधिक क्षारीय हो जाए तो उसका समाधान किसके द्वारा कर सकते हैं। तो उसका समाधान कर सकते हैं जिप्सम को ढाल करके। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। जो आपका जिप्सम है, जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2, अर्थात दो जल के अणु होते हैं। और एक ध्यान में रखना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, पीओपी। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, अर्थात जल का आधा अणु होता है। तो ध्यान में रखना है, जिप्सम में दो जल के अणु होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु होता है जल का, इतना ही अंतर होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जो जिप्सम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जल के कितने अणुओं का अंतर पाया जाता है। तो अणुओं का अंतर कितना पाया जाता है, तो यहां पर तो दो जल के अणु है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, माइनस अंतर के लिए माइनस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में है 1/2। तो जिप्सम में तो हो गए दो के जल के अणु और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो गए हैं आधा अणु, तो आ गया है डेढ़ अणु। तो डेढ़ अणु जल का अंतर पाया जाता है किसमें, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, घर्षण किसे कहते हैं। तो घर्षण कहा जाता है किसको, जब संपर्क में रहने वाली दो गतियों का विरोध करने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण क्या होता है, तो जो घर्षण होता है ये क्या करता है, किसी भी वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक पृथ्वी की सतह है और एक व्यक्ति मान लीजिए इस तरफ चल रहा है, इसके पैर ये हैं, तो इसके ये बीच में यहां पर जो बल लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से। यहां पर जो बल लगेगा, यहां पर ये इस तरफ लगेगा घर्षण बल, व्यक्ति चल रहे इस तरफ आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ ऐसे लगेगा घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या करेगा, इसको रोकना चाहेगा। तो ये बीच में जो बल लग रहा है इसको बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल कहा जाता है। तो जो घर्षण बल है ये वस्तु की गति के विपरीत लगता है। तो घर्षण बल क्या लगता है, गति की गति करने वाली वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जो आपका घर्षण है ये तीन प्रकार का होता है। पहला तो है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा है आपका सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण। और तीसरा है आपका लोटनिक, जिसको बोलते हैं रोलिंग, लोटनिक घर्षण। ये तीन घर्षण होते हैं, तीन प्रकार के। स्थैतिक घर्षण को बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। सर्पिक घर्षण को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और लोटनिक घर्षण को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे अधिक मान होता है आपका स्थैतिक घर्षण का, मतलब स्टैटिक घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम मान होता है क्या, लोटनिक घर्षण का। किसका होता है, लोटनिक घर्षण का। अर्थात लोटनिक घर्षण में घर्षण कम लगता है और स्थैतिक घर्षण में घर्षण का मान ज्यादा होता है। तो इसका कई बार क्या पूछा जाता है, अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका, आरोही क्रम क्या होता है, पहले आएगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मान किसका है, लोटनिक घर्षण का। तो लोटनिक, फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण।
और फिर आ जाएगा क्या, स्थितिक घर्षण, स्थितिक घर्षण। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है घर्षण का गुणांक क्या है। ये पूछ रहा है घर्षण का गुणांक क्या है। तो घर्षण का गुणांक है दो तलों के बीच घर्षण बल की माप ही क्या कहलाता है, घर्षण का गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया है। और घर्षण जो होता है वो गति का विरोध करता है, अर्थात गति करने वाली वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, और घर्षण क्या है आपको ध्यान में रखना है। घर्षण जो है वो किस प्रकार का बल है, तो घर्षण एक संपर्क बल है। क्या है, संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स है। संपर्क बल क्या होते हैं, जब दो वस्तु ऐसे हों, क्या हो, दो वस्तु, और वो वस्तु क्या हो, एक दूसरे के ऐसे टच में हो, ऐसे क्या रहे, टच में हो बिल्कुल। तो दो वस्तु जब एक दूसरे के टच में हो और उनके बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं क्या, संपर्क बल बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा बल लग रहा है, संपर्क बल लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। इसलिए घर्षण एक तरह का क्या है, संपर्क बल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है खेल कूद की किस गतिविधि में प्रदर्शन के लिए गुरुत्व केंद्र महत्वपूर्ण होता है। तो किस विधि में ये महत्वपूर्ण होता है, तो ये होता है आपका जिम्नास्टिक में। किस में होता है, जिम्नास्टिक में। तो जिम्नास्टिक खेल कूद में जो आपका गुरुत्व केंद्र है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ध्यान में रखना है ये वाला अच्छे से। ठीक है, एक मिनट के लिए तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 177 नंबर का। गुरुत्व केंद्र से जुड़ी दुर्घटनाओं से बचने के लिए भारी वजन उठाने के दौरान किन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो गुरुत्व त्वरण को किस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए, तो वस्तु को शरीर के पास रखना चाहिए। जब किसी वस्तु को उठाते हैं तो शरीर के पास रखते हैं, तब क्या लगेगा, गुरुत्व त्वरण कम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। वोल्ट है, वोल्ट किसकी एसआई इकाई है, तो ये है आपकी किसकी, विभवांतर की, विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर इसके अलावा विभव दोनों की क्या है, वोल्ट ही है। ओम है, ओम किसकी इकाई है, तो ओम है प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया है, ओम हो गया है। और जूल है, ये किसका है ऐसा इकाई, तो ये कार्य की या उष्मा की, सॉरी ऊर्जा की, कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाई है क्या, जूल। या फिर कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज V और धारा I के संदर्भ में पावर अर्थात विद्युत पावर का सूत्र क्या होगा। तो विद्युत पावर का सूत्र क्या होता है, तो जो पावर का जो सूत्र होता है वो होता है आपका क्या, P बराबर VI। ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या हो गया आंसर। तो P बराबर हो गया है V इंटू आई। V यहां पर क्या है, V यहां पर हो गया है विभवांतर, विभवांतर। और I यहां पर हो गई है धारा, I यहां पर हो गई है विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पावर है अर्थात शक्ति है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर इसका मात्रक होता है। और विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का जो मात्रक हो गया है वो हो गया है वोल्ट। क्या हो गया है, वोल्ट हो गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है 180 नंबर का। चालक में विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, तो ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है।
तो ये होता है चालक को चुंबकीय क्षेत्र से निकाल करके हम उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बंद कंटेनर में गैस के दाब पर तापमान बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है। तो ये होता है क्या कि दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बंद कंटेनर में गैस के दाब पर तापमान, क्योंकि जब तापमान बढ़ाएंगे, ऐसे समझिए जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, और ये क्या है, बंद है। ये लीजिए, इसको मैं बंद कर देता हूं, ये बंद है ऊपर से बिल्कुल। और इसमें क्या है, पानी है। क्या है, इसमें ये लीजिए पानी हो गया है। और मैं इसको नीचे से क्या करता हूं, गर्म करता हूं। यहां से इसको गर्म कर रहा हूं लपटों के जरिए, आग की लपटों के जरिए। तो जब ये गर्म होगा, पानी गर्म होगा, तो पानी किस के रूप में बनेगा, भाप के रूप में। और भाप क्या लगाएगी, दीवारों पर क्या लगाएगी, दबाव लगाएगी। तो प्रेशर क्या हो गया, दाब क्या हो गया, बढ़ गया है। और ढक्कन के ऊपरी सिरे पर भी ये क्या लगाएगी, ऐसे दाब लगाएगी। तो तापमान क्या हो गया है, बढ़ रहा है। तो जब तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि तापमान है, इसकी एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई, एसआई मात्रक क्या है इसका। तो इसका मात्रक है केल्विन। क्या है, ताप का केल्विन है। ठीक है। दाब है, दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक जो है वो है पास्कल। पास्कल इसका मात्रक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो दो दाब है, प्रेशर है, ये बल और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो जब आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। और जब बल बढ़ेगा तो आपका दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दाब का एक मात्रक तो हो गया है पास्कल। दाब का दूसरा मात्रक इसके सूत्र से निकालते हैं, इसका मात्रक एक और। ठीक है। चलो, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का एक और मात्रक आ गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं बल के बारे में। तो बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अर्थात एफ बराबर होता है एम ए, अर्थात फादर बराबर हो गई है माँ। और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु का कौन सा गुण उसे बिना टूटे हथौड़े से मारकर या मोड़कर एक पतली शीट में बदलने की अनुमति देता है। तो एक क्वेश्चन आपका अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, ऑप्शन उसने दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो किसी भी धातु को बिना टूटे हथौड़े से पीट कर और पतली शीट में बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आघात वर्ध्यता। क्या कहलाती है, आघात वर्ध्यता कहलाती है। इसका आंसर ये आना चाहिए था ऑप्शन में, और ये दिया ही नहीं। तो धातु को पतली शीट में बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आघात वर्ध्यता। और सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो ये सर्वाधिक गुण पाया जाता है। अर्थात धातुओं में फैलने की क्षमता कहलाती है आघात वर्ध्यता। और सर्वाधिक कौन सी धातु फैलती है, सोना। तो सोने में सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता को इंग्लिश में बोलते हैं मेलिएबल। ठीक है। अब सुनिए, तन्यता क्या होता है, तो धातु को तार में बदलने की प्रक्रिया। तार में बदलने का जो गुण कहलाता है वो कहलाता है तन्यता का गुण। और सर्वाधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सोना में। गोल्ड जो होता है इसमें पाया जाता है। और एनसीईआरटी की बुक में एक बात लिखी हुई है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। ठीक है। चालकता क्या है,
जो आपकी धातु होती है ये विद्युत का क्या करती है, चालन करती है, अर्थात ये अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। कठोरता क्या होती है, तो धातु जो होती है ये अपने आप में क्या होती है, ठोस होती है, धातु का ये गुण कहलाता है कठोरता। आगे देखिए भंगुरता क्या होती है, तो चोट मारने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए उसको बोलते हैं भंगुरता। जैसे पत्थर है, क्या है पत्थर, पत्थर को हम चोट मारे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, तो पत्थर का ये गुण कहलाता है भंगुरता का गुण। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रबड़ निम्न में से कौन सी सामग्री होता है, तो रबड़ जो होता है ये आपका होता है क्या, पॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। पॉलीकर पॉलीमर का हिंदी अर्थ होता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक। अर्थात जो रबर होता है ये एक से अधिक इकाइयों के, छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से मिलकर बना होता है रबर। ठीक है, धातु क्या होती है, तो धातु उन तत्वों का आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है, धनायन बनाती है, उसको बोलते हैं क्या, धातु। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी सोडियम धातु है, सोडियम धातु हो गई है, इसके अलावा मैग्नीशियम हो गई है, मैग्नीशियम, तो ये क्या होती है, धातु। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है उसको बोलते हैं धातु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी इकाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई इकाई की आधार इकाई नहीं है, ये है इसमें। चलिए तो किलोग्राम है, किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान की इकाई है, एसआई इकाई क्या है, द्रव्यमान की इकाई है और एसआई इकाई है। सेकंड है ये समय की एसआई इकाई है, समय की एसआई इकाई है। और मीटर है, मीटर जो है ये आपकी लंबाई की एसआई इकाई है, लंबाई की एसआई इकाई है, एसआई इकाई। लेकिन पाउंड जो है ये कोई एसआई इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है घर्षण का कोण क्या होता है, तो घर्षण का कोण क्या होता है, तो घर्षण कोण होता है वह कोण जिस पर कोई वस्तु तल की तरफ रपटना शुरू होती है उसको बोलते हैं क्या, घर्षण का कोण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। जैसे आपका ये पृथ्वी की सतह है, क्या ये पृथ्वी की सतह है, और मान लीजिए हम चल रहे हैं, ये मेरा पैर हो गया है, क्या हो गया, ये पैर, तो ये पृथ्वी की सतह और इस पैर की सतह के बीच में कोण बनता है उसको बोलते हैं क्या, घर्षण कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मशीनरी में घर्षण को कम करने का क्या उद्देश्य होता है, तो मशीनरी में घर्षण को कम करने का उद्देश्य होता है कि प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे समझिए, जैसे आपने ये देखी होगी क्या, ये रोड़ी ढालते हैं ना, ये मिक्स करते हैं, रोड़ी मिक्स करते हैं, तो उसके चारों ओर ये घूमता है ऐसे, ये रोलर सा ही घूमता रहता है, उसके चारों ओर ऐसे वो होते हैं। तो यहां पर क्या लगाते हैं, ग्रिड्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि घर्षण कम लगे, और घर्षण कम लगेगा तो ऊर्जा कम लगेगी उसको चलाने में, अर्थात उसकी दक्षता क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रदर्शन बढ़ गया है। तो घर्षण को कम करने का मतलब है कि किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी मशीन की हम दक्षता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो गया है डी, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गतिक घर्षण क्या है, तो गतिक घर्षण क्या है, तो गतिक घर्षण है गतिमान सतहों के बीच का घर्षण ही क्या कहलाता है, गतिक घर्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। इसका मतलब हो गया है जब दो वस्तु गति कर रही हो और उनके बीच में घर्षण लग रहा हो, तो ऐसी सतहों के बीच को बोलते हैं गतिक घर्षण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें उष्मा कणों के सीधे संपर्क में आकर किसी सामग्री से स्थानांतरित होते हैं, तो वो होता है क्या, चालन। क्या होता है, चालन। अर्थात चालन में क्या होता है,
कण जो होते हैं वो सीधे संपर्क में रहते हैं और उष्मा का चालन करते हैं। जैसे मेरे पास ये छड़ है, क्या है, एक लोहे की छड़ है ये। यहां पर मैं इसको, अगर मैंने क्या लगा दी, मोमबत्ती लगा दी एक, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, गर्म कर रहा हूं इस सिरे को। तो इस सिरे को मैंने गर्म किया। थोड़े समय बाद में क्या होगी, यहां से गर्म होगी ये छड़, फिर यहां से, 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 लास्ट में यहां तक गर्म हो जाएगी। तो कण क्या कर रहे हैं, उष्मा को ऐसे स्थानांतरित कर रहे हैं एक दूसरे के टच में होकर के, संपर्क में रह करके। तो इस प्रकार की विधि कहलाती है क्या, चालन विधि कहलाती है। संवन विधि क्या होती है, तो संवन विधि में कण खुद गति करके क्या करते हैं, उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास क्या है, एक बर्तन है और इसमें क्या है, पानी है। तो ये हो गया यहां पर पानी, ठीक है। मैं नीचे से इसको गर्म कर रहा हूं, उष्मा दे रहा हूं इस पानी को। तो क्या होगा, सुनिएगा। सबसे पहले जो कण हैं, ये कण गर्म होंगे, ये वाले कण क्या होंगे, गर्म होंगे। गर्म होने के बाद में ये कण तो ऊपर चले जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे गर्म होकर के ये कण तो। और ऊपर वाले ये जो कण है, यहाँ के जो कण है, ये क्या थे, ठंडे थे। ये कण आ जाएंगे नीचे, ये कण क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो इस प्रकार का उष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है, इसको बोलते हैं संवन स्थानांतरण। उष्मा का यह स्थानांतरण है संवन विधि। कौन सी विधि है ये, उष्मा स्थानांतरण की संवन विधि है। तो संवन विधि में कण जो होते हैं वो खुद चल करके जाते हैं, ठीक है। विकिरण में क्या होता है, विकिरण विधि भी क्या है, उष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, इस विधि में माध्यम नहीं होता है। जो मीडियम होता है वो अनुपस्थित होता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है। क्या बीच में कोई माध्यम था, क्या नहीं था। तो विकिरण विधि में माध्यम अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान वस्तु में गुरुत्व केंद्र कहां स्थित होता है। तो कहां पर यह स्थित होता है, तो यह स्थित होता है ज्यामितीय केंद्र में, अर्थात वस्तु के केंद्र में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनियमित आकार की वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र प्रायोगिक रूप से कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो ये निर्धारित किया जा सकता है वस्तु को पीवट बिंदु पर संतुलित करके। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ये देखिए, आए हुए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको लगातार इसी प्रकार से बने रहना है, आप में लगातार इंप्रूवमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के गुण को बदलने के लिए उसे उच्च ताप के अधीन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी क्या, हीट ट्रीटमेंट। अर्थात इसको हीट की क्या जाता है, दिया जाता है, जिससे ये क्या होती है, गर्म हो जाती है। उच्च ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और इसके गुण को बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, धातु का कौन सा गुण फ्रैक्चरिंग से पहले ऊर्जा को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को मापता है। तो वो मापता है आपका कौन, दृढ़ता। कौन मापता है, दृढ़ता। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया में धातु को उच्च ताप पर गर्म करके आंतरिक तनाव मुक्त करने के लिए धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका किसमें, एनीलिंग में। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। तो एनीलिंग विधि में क्या किया जाता है, धातु को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है। तो शक्ति का जो सूत्र है, अर्थात जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर का सूत्र होता है, पावर का सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अर्थात शक्ति बराबर हो गया है कार्य बटे समय हो गया है। अर्थात कोई व्यक्ति कितने समय के लिए कार्य कर रहा है, वो उसकी क्या हो गई है, शक्ति हो गई है। जैसे कोई बंदा कार्य कर रहा है लगातार और हम बोलते हैं कि तेरे में कितनी शक्ति आ गई, तू कितने समय के लिए काम कर रहा है। तो शक्ति बराबर क्या हो गया है, शक्ति को दर्शाते हैं पी से, पी बराबर हो गया है डब्ल्यू बटे टी हो गया है। क्या हो गया, डब्ल्यू बटे टी।
शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है क्या आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट। एक इस सूत्र से निकाल लें मात्रक। तो कार्य का मात्रक तो क्या हो गया है? जूल। और समय का मात्रक क्या हो गया है? सेकंड। क्या हो गया है? सेकंड। तो दूसरा मात्रक हो गया है जूल पर सेकंड। ये दो मात्रक हो गए किसके? शक्ति के। ठीक है। और शक्ति बराबर क्या होता है आपका? शक्ति का एक और मात्रक सूत्र ध्यान में रखना है कि शक्ति बराबर P बराबर VI। ये भी इसका ही सूत्र है। V यहां पर क्या है? तो V यहां पर है विभवांतर। विभवांतर है। और I यहां पर क्या है? विद्युत धारा है। I हो गई है विद्युत धारा। ठीक है। तो शक्ति के दो सूत्र हो गए कि शक्ति बराबर W बटे टी अर्थात कार्य बटे समय, और शक्ति बराबर P बराबर VI अर्थात शक्ति बराबर होता है विभवांतर इंटू विद्युत धारा। ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखना है। और शक्ति का मात्रक होता है वाट और एक होता है जूल पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कार्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है किसी वस्तु में कोई गति होने पर कार्य होता है। नहीं, गलत बात है। क्योंकि जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी, जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो ये बोल रहा है किसी वस्तु में कोई गति होने पर ही कार्य होता है। नहीं, गलत बात है। दूसरा है कार्य अदिश मात्रा होती है। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। अदिश क्या होता है? जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो उसको बोलते हैं अदिश मात्रा। क्या बोलते हैं? अदिश मात्रा बोलते हैं। तो ये सही है। दूसरा है बल और तय दूरी के गुणनफल से कार्य की गणना होती है। ये बात भी क्या है? गलत है। दूरी नहीं होता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये होता है क्या? कार्य के बराबर। तो विस्थापन आना चाहिए था, यहां पर ये दूरी बोल रहा है, तो ये बात गलत है क्योंकि दूरी अलग चीज है। दूसरा है कार्य हमेशा शून्य होता है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए जो कार्य होता है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। तीन टाइप का होता है कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर कि कार्य एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी वस्तु लाक्षणिक रूप से विद्युत की सुचालक होती है? तो विद्युत की जो चालक होती है वो होती है तांबा। कौन है? तांबा। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि जो तांबा होती है वो क्या है? एक धातु है। और धातु जो होती है वे विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि तांबा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण ये धारा का चालन करते हैं। इसके अलावा आपका रबड़ हो गया है। रबड़, कांच और लकड़ी, ये क्या है? ये आपके विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत के कुचालक हैं अर्थात विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर का। वैज्ञानिक प्रयोगों और गणनाओं में आमतौर पर किस तापमान पैमाने का उपयोग किया जाता है? अर्थात तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो तापमान की एसआई इकाई होती है आपकी क्या? केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। तो वैज्ञानिक प्रयोगों और गणनाओं में तापमान को केल्विन में मापा जाता है, या फिर तापमान का एसआई इकाई है क्या? केल्विन। तो ये जो केल्विन है ये एसआई इकाई है किसकी? तापमान की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर का। ये बोल रहा है कि फोरेनाइट में पानी का क्वथनांक होता है। फोरेनाइट में बताना है कितना होता है। तो ये होता है क्या? 212 डिग्री फोरेनाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फोरेनाइट होता है। किसमें? पानी का क्वथनांक, जिस पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्र और स्थल समीर के निर्माण में किस प्रकार की उष्मा स्थानांतरित होती है?
यानी उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो वो होता है संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा। और समुद्र समीर जो होती है, क्या, समुद्र समीर, ये समुद्र समीर चलती है दिन के समय, दिन के समय चलती है। कैसे चलती है, देखिए ऐसे समझिए, यहां पर तो समुद्र है, यहां पर तो क्या हो गया है, समुद्र, और यहां पर हो गया है स्थल। तो दिन में क्या होगा, सूर्य का तापमान यहां पर गिरेगा, तो ये यहां की हवा क्या होगी, गर्म, और गर्म होगी तो ये उठना स्टार्ट होगी और किस तरफ जाएगी, समुद्र की तरफ, क्योंकि ये क्या हो गई है, हल्की हो गई है, तो ये समुद्र की तरफ जाएगी। और यहाँ की समुद्र की वायु क्या है, ये ठंडी है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए ये इस तरफ आएगी, स्थल की तरफ। तो इस प्रकार से होता है समुद्र समीर। और स्थल समीर क्या होता है, स्थल समीर। तो स्थल समीर कब चलती है, ये चलती है रात के समय, रात को चलती है। कैसे, कि रात के समय क्या हो जाता है, समुद्र का पानी जो होता है वो यहां पर तो मान लीजिए समुद्र है, यहां पर समुद्र है, और यहां पर क्या हो गया, स्थल हो गया है। तो रात के समय, दिन में क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी गर्म हो जाएगा, और पानी क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये पानी क्या है, गर्म है, तो यहाँ की हवा हवा क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी गर्म होने से। तो ये हवा इस तरफ जाएगी, स्थल की तरफ, और यहाँ की हवा हवा किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, इसकी पूर्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से होता है स्थल समीर। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। और विकिरण विधि में, इस उष्मा स्थानांतरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। जैसे जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी क्या कर देता है, गर्म। क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम है क्या उष्मा स्थानांतरण करने के लिए, नहीं है। तो ये विधि है विकिरण विधि। ठीक है, चालन विधि में क्या होता है, चालन विधि में जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और उस संपर्क में होकर के उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जैसे एक ये रोड है, क्या है, एक रोड है, इस रोड के इस सिरे को मैं क्या कर दूं, मोमबत्ती से गर्म कर दूं, ये मान लीजिए गर्म कर दिया, तो कुछ समय बाद में यहाँ का सिरा गर्म होने के बाद में लास्ट तक यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कण ये ऐसे क्या कर रहे हैं, उष्मा का स्थानांतरण कर रहे हैं। तो ये विधि कहलाती है चालन विधि। ठीक है, तो ये होते हैं आज की हमारे क्लास के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपको क्लास देने के लिए। ठीक है।